गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि अपना टॉपिक जब अपन पढ़ रहे थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अपन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अपन ने उसके अंदर मैंने आपको थ्योरीज़ के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। थ्योरीज़ के बाद अपन ने डिस्कस किया था उसके जो रिफ्लेक्सेस थे, कि मैंने बताया था जब थ्योरीज़ के बाद जो रिफ्लेक्सेस थे उसके जो थे उसको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जब अपन माइलस्टोन पढ़ेंगे तो माइलस्टोन के बीच में अपन क्या जब पढ़ते हैं, जब अपन बीच में क्या होता है कि उनके जो डेवलपमेंट होता है उनके अंदर रिफ्लेक्सेस का अपीयर एंड डिसअपीयर होना भी बताते हैं, ठीक है। तो उनका कब अपीयर होते हैं, कब डिसअपीयर होते हैं, उनकी एज कौन सी होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा रिफ्लेक्सेस का मीन कौन सा होता है। तो इसलिए मैंने आपको रिफ्लेक्सेस के बारे में आपको डिस्कस किया था। तो अपना टॉपिक तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चल रहा था, फिर बीच में अपन ने जो असेसमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न के असेसमेंट के लिए अपन ने रिफ्लेक्सेस अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। तो रिफ्लेक्सेस टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका था मेरी साइड से, ठीक है। तो आपको जब असेसमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न में पढ़ाऊंगा तब उसके अंदर मैं आपको रिफ्लेक्सेस के बारे में थोड़ा सा ओनली फॉर इंट्रोड्यूस करूँगा, और मैं आपको वैसे रिफ्लेक्सेस के बारे में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो अपन आज जो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, अपन जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में स्टार्ट करेंगे वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के माइलस्टोन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। जो माइलस्टोन होता है कि मतलब एक तरीके से बच्चा किस तरीके से बढ़ रहा है, उसकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही है, कैसे कैसे ग्रोथ हो रहा है, कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। बच्चा बोर्न लेता है तब से लेकर 18 साल तक की एज के बारे में जो माइलस्टोन होता है, मतलब बच्चा कौन सी एज में बैठना सीखता है, कौन सी एज में चलना सीखता है, कौन सी एज के अंदर वो बोलना सीखता है, कौन सी सबके अपन एक एक के बारे में एक्टिविटीज़, कौन सी एज में वो समझता है बच्चा, टॉयलेट ट्रेनिंग कौन सी एज में होती है, ये सब कुछ किसके अंदर पर पढ़ेंगे अपन, ये माइलस्टोन के अंदर पढ़ेंगे। जितनी भी जो एक्टिविटीज़ करता है बच्चा न्यूबॉर्न से लेकर 18 साल तक की एज के अंदर, जो भी एक्टिविटीज़ होती है नॉर्मल कंडीशन की बात है। कौन सी कंडीशन की बात करेंगे अपन, नॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन की बात नहीं करेंगे इसके अंदर। अपन नॉर्मल कंडीशन की बात है, जो बच्चा मतलब 2 महीने का बच्चा है तो 2 महीने में ये एक्टिविटीज़ होती है तो वो नॉर्मल बच्चे के अंदर होती ही होती है। अगर वो नहीं होती तो मतलब क्या है, उसके अंदर कोई डिफॉर्मिटीज़ पाई गई है, कोई डिफॉर्मिटीज़ है उसके अंदर, कोई भी कंजेनाइटल प्रॉब्लम हो सकती है, या क्या पता कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है, तो वो 2 मंथ के अंदर वो नया होकर, अगर मान लो सपोज कर लो कि 2 मंथ में, अगर 3 मंथ में हो जाती है तो इतना वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर ये कि अगर मान लो जो 2 मंथ में जो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए थी, अगर वो मान लो 8 मंथ में हुई, 7 मंथ के अंदर होती है, तो मतलब क्या है, उसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो क्या हो रहा है, रिटार्डेड हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा लेट डेवलपमेंट हो रहा है। तो एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो माइलस्टोन है, जो अपन नॉर्मल कंडीशन वाले जो बच्चे होते हैं, जो बेबीज़ होते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली अपन डिस्कस करेंगे कि माइलस्टोन का मतलब कौन कौन से डेवलपमेंट के अपन डिस्कस करेंगे। तो माइलस्टोन देखो, माइलस्टोन आर अकम्पलिशमेंट डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शन है एंटिसिपेटेड एज एंड विथ ए मार्जिन ऑफ द फ्यू मंथ ऑफ द आइदर साइड। कि जो अपन माइलस्टोन है वो डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शन है। डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शन कैसे, अलग अलग, कि ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, पहली बात तो साइज कैसे बढ़ रही है, सेल का साइज कैसे बढ़ रहा है, उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ करता है बच्चा, सोचने की क्षमता क्या है उसकी, समझने की क्षमता क्या है, सेंसरी है जो ह्यूमन सेंसरी डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, लैंग्वेज किस तरीके निकाल रहा है, कोग्निटिव जो क्रिएटिविटी वो किस तरीके से आ रही है, सोशल डेवलपमेंट, रिलेशनशिप कैसे बन रहा है उसका, सब कुछ जो रिश्ते जो होते हैं घर के अंदर किस तरीके से उसको डेवलप हो रहे हैं, तो वो सारे सोशल रिलेशनशिप बोल सकते हैं, इन्वायरमेंट रिलेशनशिप बोल सकते हैं, इन्वायरमेंट जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोस मोटार जो मोटार डेवलपमेंट हो रहा है वो किस तरीके से, ग्रोस मोटार फाइन मोटार के बारे में किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, वो सब किसके अंदर पढ़ेंगे अपन, वो सब माइलस्टोन के अंदर पढ़ेंगे कि कौन कौन से मतलब होते हैं। तो डेवलपमेंट माइलस्टोन इन चिल्ड्रन इंक्लूड आर द फॉलोइंग एक्सपेक्ट, कि जो डेवलपमेंट होता है माइलस्टोन मतलब बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो कौन कौन से फॉलोइंग एक्सपेक्ट है जिनके कारण वो डेवलपमेंट अपन पर्टिकुलरली अपन क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि ये वाला डेवलपमेंट इसे प्रॉपरली चल रहा है पर ये वाला नहीं चल रहा है। तो अपन किस तरीके से मेजर करते हैं, फर्स्टली होता है फिजिकल डेवलपमेंट। पहला कौन सा होता है, फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं इसके अंदर। तो फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जब बच्चे का जो वेट नॉर्मल कंडीशन में है, क्या पता बच्चे का वेट मान लो बर्थ होते ही बच्चे का वेट था 1.5 kg, सपोज कर लो है, अगर मान लो उसको धीरे धीरे बढ़ेगा तो टाइम लगेगा नहीं लगेगा। एक बच्चा 2.5 kg का बर्थ लेता है और एक बच्चा 1.5 kg का बर्थ लेता है, तो ग्रोथ सबसे पहले किस में होगी, 2.5 kg में होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो ये कि 1.5 kg में नहीं होगी, क्योंकि वो क्या था, प्री मैच्योर बेबी था या लो बर्थ वेट वाला बेबी था, और उसका क्या था, उसका वेट बहुत कम था, जिसके हिसाब से उसका टर्म कंडीशन में होने वाला जो बच्चा था उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका वेट क्या है, कम है, तो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होगी, बहुत धीरे होगी, नहीं होगी अब कंपेयर टू द 2.5 kg वाले बेबी की बात करें तो ऊपर, ठीक है।
तो ये फिजिकल डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है वो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। उसका वेट, हाइट, उसके अंदर चेस्ट सर्कमफ्रेंस, हेड सर्कमफ्रेंस, उसके अंदर मतलब बात कर सकते हैं उसका वेट, उसका वजन कितना है, किस तरीके से बढ़ रहा है, उसका हाइट किस तरीके से बढ़ रही है, वो सब कुछ इंक्लूड हो जाएंगे। रिफ्लेक्सेस किसके अंदर आ वो किसके अंदर आ जाएंगे, फिजिकल डेवलपमेंट में। जो रिफ्लेक्सेस है वो किस तरीके से होंगे, रिफ्लेक्सेस के बारे में, क्योंकि अगर मूवमेंट करेगा तो रिफ्लेक्सेस भी होंगे। क्या पता पिंसा ग्राफ्स, जो पिंसा ग्राफ्स है अगर वो डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा वो किससे पता लगेगा, फिजिकल डेवलपमेंट से पता लगेगा, नहीं लगेगा, पता लगेगा। मोरो डेवलपमेंट के बारे में किससे पता लगेगा, फिजिकल डेवलपमेंट से पता लगेगा। तो ये क्या है, रिफ्लेक्सेस के बारे में जो फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट है मोटार डेवलपमेंट की बात करें कि तो बच्चे की जो मस्कुलर जो ऑर्गन, जो स्केलेटल है, जो नर्वस सिस्टम है, वो मैच्योरेशन है या नहीं है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, मोटार डेवलपमेंट के अंदर, कि बच्चे की जो मसल्स हैं उसका वो मैच्योर है, मस्कुलर जो स्केलेटल है, जो नर्वस सिस्टम है वो मैच्योर है या नहीं है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोटार डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मोटार डेवलपमेंट में 2 टाइप के होते हैं, ग्रोस मोटार और एक होता है फाइन मोटार। ग्रोस मोटार की बच्चे की बात करें तो ग्रोस मोटार में क्या होता है कि बच्चे की क्या होता है, जो कंट्रोल ऑफ द चाइल्ड ओवरऑल बॉडी की, जो इंक्रीज मोबिलिटी, मतलब एक तरीके से जो मोबिलिटी है उसको चलना, बैठना, सोना, कोई चीज़ को चलना बैठना, खड़े रहना, या बोलते हैं सीढ़ियाँ चलना, साइकिल चलाना, ये सब किसके ऊपर इंक्लूडेड है, ग्रोस मोटार के लिए। मतलब उसके जो बच्चे की जो इंक्रीज मोबिलिटी है, चाहे ओवरऑल बॉडी की बात करें, जो बढ़ता जा रहा है, उसकी जो एक्टिविटीज़ है, जो मोबिलिटी है, जो मूवमेंट्स है, वो किसके अंदर इंक्लूड हो रही है, वो ग्रोस मोटार के अंदर इंक्लूड हो गई। मैं केवल मूवमेंट्स की बात कर रहा हूँ कि बच्चा चलना स्टार्ट हो गया, वो किस में आ जाएगा, ग्रोस मोटार में। बच्चे को हाथ हिलाना स्टार्ट कर दिया, वो कौन सी, वो किस में आ जाएगा, ग्रोस मोटार के अंदर आ जाएगा। बच्चा सीढ़ियाँ चलना स्टार्ट कर दिया, बच्चे ने क्या हुआ, स्टैंडिंग खड़ा होना सीख गया, चलना सीख गया, बैठना सीख गया, कोई चीज़ को हेड होल्डिंग करना सीख गया, मतलब बच्चे का जो सिर होता है वो होल्डिंग करना सीख गया, एक जगह स्थिति पर रखना सीख गया, वो किसके अंदर आती है, वो ग्रोस मोटार के अंदर आती है। किसके अंदर आती है, वो ग्रोस मोटार के अंदर आती है। मतलब पर्टिकुलरली मस्कुलर की बात करें अपन, जो पर्टिकुलर मसल्स की बात करें अपन, उसके अंदर स्केलेटल मसल, नर्वस सिस्टम की बात करें, वो क्या है, जो अपन बात कर सकते हैं इंक्रीज मोबिलिटी के, मतलब उस बॉडी के अंदर जो क्या मोबिलिटी के साथ साथ जो इंक्रीज हो रही है बच्चे की, क्या हो रहा है उसके अंदर, पूरी बॉडी के ओवरऑल बॉडी का क्या होता है, कंट्रोल हो रहा है। जैसे जैसे मोबिलिटी बढ़ रही है, मतलब 1 साल का बच्चा था, 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, आप सपोज करो कि 2 महीने का बच्चा, 3 महीने का बच्चा का जो हेड होल्डिंग कर सकता है क्या, नहीं कर सकता ना। अगर मान लो 2 महीने वाले बच्चे को, 1 महीने वाले बच्चे को आप अगर खड़ा करते हो तो उसकी गर्दन क्या हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, साइड में लटक जाएगी, नहीं लटक जाएगी, क्यों, उसके बच्चे के हेड कंट्रोल नहीं है। अगर 3 साल वाले बच्चे को आप देखो तो हेड कंट्रोल होता है कि नहीं होता है, होता है। तो बच्चे की मोबिलिटी जैसे जैसे इंक्रीज होती है, उसका मूवमेंट जैसे इंक्रीज होता है, जैसे ग्रोथ, जो बॉडी का जो ग्रोथ जैसे जैसे इंक्रीज होता है, तो बच्चे के अंदर क्या होता है, जो मसल्स जो होती है वो क्या होती है, मैच्योर होती चली जाती है। वो मैच्योर होती है कि बच्चे के जो इंक्रीज होता है ओवरऑल बॉडी का क्या होता है, कंट्रोल होता है, क्या होता है उसका, ओवरऑल बॉडी का कंट्रोल होता है। कंट्रोल कैसे, बच्चा 1 साल का, 1 महीने का बच्चा तो खड़ा हो सकता है क्या, 3 साल बच्चे वाले बच्चे को क्या कर सकते हो, आप खड़ा कर सकते हो, है। कोई चीज़ का बच्चा स्टेट चढ़ना चढ़ सकता है क्या, अगर 2-3 महीने बच्चे वाले बच्चे को चढ़ा सकते हैं क्या, नहीं चढ़ सकते। वो सीढ़ियाँ कौन सा वाला बच्चा चढ़ सकता है, 1.5 साल का बच्चा, अपन बोल सकते हैं अपन 2 साल का बच्चा सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कंडीशन किसके अंदर आ जाएगी, ये कंडीशन आ जाएगी मोटार के अंदर आ जाएगी। कौन से मोटार के अंदर, ग्रोस मोटार के। फाइन मोटार की बात करें अपन, कि फाइन मोटार की बात करें तो इसमें क्या होता है, बच्चा इतना मैच्योर हो जाता है कि डिपेंड अपॉन द न्यूरल ट्रैक्ट, कि बच्चा डिपेंड करता है उसकी जो एक्टिविटीज़ है, वो जो एक्टिविटीज़ कर रहा है उसका पर्पज क्या है, वो क्यों एक्टिविटीज़ कर रहा है, क्या कारण है उस एक्टिविटीज़ के करने का, वो पर्पजफुल एक्टिविटीज़ होती है। जैसे कोई मान लो कोई भी चीज़ का, कि सामान रखे हुए हैं, एक जगह रखी हुई है, एक स्टोन रखे हुए हैं, मान लो 3-4 स्टोन रखे हुए हैं और वहाँ पास में चॉकलेट रखी हुई है 2-3, तो पर्टिकुलर जो उसको जो चॉकलेट पसंद होगी वो क्या करेगा, उसको उस चीज़ को उठाएगा वो। तो वो क्या है, ये फाइन मोटार है, कि उसका पर्पज क्या है, वो मूवमेंट उठाने का मतलब मूवमेंट जो कर रहा है कि उसने चॉकलेट उठाया, उसका पर्पज कहता है कि मुझे ये खानी है, मुझे भूख लगी है। स्टोन को पता है, पत्थर है, जानता है, इससे कोई मतलब नहीं है, उसको हाथ नहीं लगाया, वो क्या करेगा, पर्टिकुलरली एक चॉकलेट को निकाल के लाएगा। वो कंडीशन किस में आ जाएगी, फाइन मोटार के अंदर। पर्टिकुलरली एक चीज़ को उठाना, मतलब बोल सकते हैं अपन कि 10 ऑब्जेक्टिव रखे, उसमें से एक ऑब्जेक्टिव को ही उठाना, 10 के 10 को एक साथ नहीं उठाना, मुट्ठी भर के नहीं उठाना, वो क्या कहलाएगा, फाइन मोटार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो फाइन मोटार कहलाएगा। मतलब फिंगर थंब अपोजिशन यूज करेंगे अपन, फिंगर थंब का यूज करते हैं, थंब और एक फिंगर को यूज करते हैं उठाने के लिए, पर्टिकुलर कोई एक चीज़ को उठाने के लिए यूज करते हैं, वो कौन सा होता है, वो फाइन मोटार होता है। कौन सा होता है, वो फाइन मोटार होता है।
सेंसरी मोटर की बात करते हैं अपन कि सेंसरी मोटर की अपन जब बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सेंसरी मोटर के अंदर मान लो कोई भी सेंस करने से, आपने बोला था कि जो मैंने जो आईज होते हैं, ईयर आईज हो गए, माउथ हो गया, ईयर हो गया, स्किन हो गया, कोई भी सेंस करने से आपके जो रिफ्लेक्सेस आते हैं, जो अंदर आपके अंदर एक्टिविटीज़ होती है, जैसे ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स की बात करें अपन, ठीक है, कोई भी पास में अपन आया, अपने पास में आवाज़ दी किसी ने तो उससे साउंड प्रोड्यूस हुआ, साउंड प्रोड्यूस हुआ, अपना हेड टर्न हो गया, अपन किसी को देख रहे हैं, अपन उसको पहचान रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब सेंसरी डेवलपमेंट है कि आप सेंस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ये कौन सी एज के अंदर डेवलपमेंट होता है, कौन सी एज के अंदर अपीयर हो जाता है, कौन सी एज के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होने जाती है, वो कौन सी कंडीशन के अंदर आएगा, वो सेंसरी डेवलपमेंट में आता है। किसके अंदर आता है, वो सेंसरी डेवलपमेंट के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे अपन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। ये धीरे धीरे बढ़ता है भैया, ऐसे नहीं कि जन्म जाते अपने स्टार्ट हो जाता है कि न्यू बोर्न वाला बच्चा है तभी स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं है। ये धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे 3 साल का बच्चा हो गया, 4 साल का बच्चा हो गया, उसके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। बच्चा क्या करता है इसके अंदर, कॉग्निटिव यूज़ करता है, मतलब कॉग्निटिव अपने आप में कोई चीज़ की, मतलब ये पर्टिकुलरली इसका मतलब अपने आप के बारे में सोचना, ये मतलब पर्टिकुलर क्या होता है, इंटेलिजेंस ही बोल सकते हैं अपन, या बोल सकते हैं कॉग्निटिव, अपना माइंड जो न्यूरोलॉजिकल है उसे यूज करना स्टार्ट कर देता है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर, जब बच्चा जो माइलस्टोन होती है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। बोल सकते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छे से होती है तो उसे बच्चे क्या होता है, माइलस्टोन के बारे में अच्छे से पता लगा सकते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट में जैसे अगर मान लो आपको कोई 1 मंथ का बच्चा है और आपने इसे कभी सुना है कि उसको डायरेक्ट 1 महीने का बच्चा है तो उसने बोल दिया बाबा दादा, बोला है किसी ने, देखा है किसी ने, नहीं देखा ना। क्यों, क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट, वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है बच्चा पहले तो आवाज़ निकालता है, जैसे कोई कू की आवाज़ निकालेगा या कुछ कोई भी साउंड निकालेगा, धीरे धीरे 1 साल का बच्चा होगा तब वो बोलना स्टार्ट करेगा, 2 साल का बच्चा होगा तो पर्टिकुलर वर्ड्स जो होते हैं उनके बारे में, एक एक वर्ड के भी क्या होते हैं इनके अंदर डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। एक कू वर्ड यूज किया उसने 2 या 3 महीने के अंदर यूज किया, मान लो उसने 7वें महीने में 8वें महीने के अंदर बच्चा दा बोलना एक सिंगल वर्ड यूज किया, 1 मंथ का 1 ईयर का हो गया या 1.5 ईयर का हो गया, जब दादा बोलना स्टार्ट कर दिया, वो कंडीशन क्या होता है, पर्टिकुलर वर्ड जोड़ना जैसे जैसे बढ़ता जाता है वो किसके अंदर आएंगे, वो आ जाएंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर आ जाएंगे, वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर। मतलब कि लैंग्वेज डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, बच्चा किस तरीके से पहचानता है, उसका रिलेशन किससे क्या है, वो क्या नाम बोलता है, अपने जो मुंह से जो वर्ड्स निकालता है वो किसके अंदर आएंगे, वो लैंग्वेज डेवलपमेंट में आएंगे। किससे आएंगे, अंदर आएंगे, लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं। अब सोशल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट जैसे बच्चा कोई भी स्माइल करे, ठीक है, बच्चा स्माइल कर रहा है, वो किसी को पहचान कर कर रहा है कि नहीं कर रहा, पहचान के कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरे रिलेशन में है, मैं इसे जानता हूँ। बच्चा अगर मान लो रिलेशन में जान स्माइल करना स्टार्ट कर दिया, बच्चा किसी को देखकर अनजान को देखकर रोने लग गया, तो उसके क्या होता है, उसका सोशल डेवलपमेंट प्रॉपर्ली हुआ है कि नहीं है। बच्चा किसी को देखकर, अनजान को देखकर, अपने को देखकर अपने आप किसी फीलिंग्स आना या किसी के साथ खेलना स्टार्ट कर देना या एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट करना, रिकॉग्नाइज करना पेरेंट्स के साथ, या बोलते कोई भी अपने कोई भी चीज़ को लाइक करना, डिसलाइक करना, हर चीज़ को बता देना, फ्रैंकली नहीं रहा, वो किस के अंदर इंक्लूडेड हो जाएंगे, वो सोशल डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। किसके अंदर इंक्लूड होंगे, वो सोशल डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड होंगे। वो बताएंगे सोशल डेवलपमेंट जो होता है वो इस तरीके का होता है, सोशल रिलेशनशिप बन स्टार्ट हो जाते हैं, वो कंडीशन किसके अंदर आएंगे, वो सोशल डेवलपमेंट में आएंगे। तो ये अपन जो माइलस्टोन पढ़ेंगे उसके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट भी देखेंगे, उसके अंदर ग्रोस मोटार भी देखेंगे, फाइन मोटार भी देखेंगे, सेंसरी डेवलपमेंट देखेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखेंगे, लैंग्वेज डेवलपमेंट देखेंगे एंड सोशल डेवलपमेंट देखेंगे। अगर ये 6 के 6 अपन ने देखा कि अपन जो ये डेवलपमेंट है अपने 6 डेवलपमेंट पढ़े हैं, अगर ये 6 के 6 उसके अंदर परफेक्ट होता है तो बच्चा क्या है, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब क्या है, बच्चा उसका जो बेबी है वो क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। मान लो कि फिजिकल डेवलपमेंट परफेक्ट है, मोटर डेवलपमेंट परफेक्ट है, पर सेंसरी डेवलपमेंट परफेक्ट नहीं है। बच्चा 1 साल का हो गया है, बच्चे को आवाज़ देते तो समझता ही नहीं किसको आवाज़ दे रहे हैं, सुनता ही नहीं है, तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ गई है, वो सेंसरी डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है, और सेंसरी ऑर्गन उसके वर्क नहीं कर पा रहे हैं। मान लो उसके अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट है, मान लो बच्चा 2 साल का हो गया, न दा बोलता है, न बाबा बोलता है, न चाचा बोलता है, न नाना बोलता है, कुछ भी नहीं बोलता, ओनली फॉर द साइलेंट माउथ। बिल्कुल माउथ क्या होता है उसका, बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। दिस इज नॉन एज द
क्या कहलाएगा वो कंडीशन, वो लैंग्वेज डेवलपमेंट कहलाएगी। क्या वो कहलाएगी, वो लैंग्वेज डेवलपमेंट। मतलब बच्चे का जो बोलना अगर कंटिन्यूस पर पता चल जाता है, वो कौन से के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, वो लैंग्वेज डेवलपमेंट करेगा। तो ये डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, ये सारे डेवलपमेंट होगा तभी पर्टिकुलर जब पूरे कंप्लीट होंगे तो बच्चा क्या कहलाएगा, परफेक्शन आता है उसके अंदर, हर चीज़ क्या है उसकी प्रॉपरली डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, इससे अपन को पता चल जाता है। समझ में आ गया यहाँ तक तो ये तो था एक इंट्रोडक्शन था, एक तरीके से पार्ट मान लो माइलस्टोन स्टार्ट करने से पहले। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट जो माइलस्टोन अपन के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे सबसे पहले, वो किसके ऊपर करेंगे अपन करेंगे न्यूबॉर्न बच्चे के ऊपर। किसके ऊपर करेंगे अपन, न्यूबॉर्न के ऊपर। अब न्यूबॉर्न का मतलब आप जानते हो कि न्यूबॉर्न का मतलब क्या होता है। न्यूबॉर्न का मतलब एक तो होता है, दो पर्टिकुलर न्यूबॉर्न में दो होते हैं, एक तो होता है अर्ली नियोनेट होता है, एक होता है लेट नियोनेट। बात कर सकते हैं या बोल सकते हैं न्यूबॉर्न बोल सकते हैं, नियोनेट बोल सकते हैं अपन, ठीक है। अर्ली नियोनेट किसे बोलते हैं, ये ध्यान रखना है पहले बात तो कि अर्ली नियोनेट उसे बोला जाता है जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर 7 डेज तक, 7 डेज तक बच्चा जब तक डिस्चार्ज हो जाए, या बोलते हैं कि 7 डेज तक जब बच्चा होता है उस बच्चे को क्या बोलते हैं, अर्ली नियोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अर्ली नियोनेट बोलते हैं। अगर बच्चा अगर मान लो 7 डेज से लेकर और जो 28 डेज तक के बच्चे को क्या बोलते हैं अपन, लेट नियोनेट बोलते हैं, या बोल सकते हैं अपन न्यूबॉर्न नियोनेट बोल सकते हैं, या न्यूबॉर्न बेबी बोल सकते हैं। और पर्टिकुलर आपको केवल न्यूबॉर्न बोलना है तो आप 1 मंथ तक के बच्चे को क्या बोलोगे, न्यूबॉर्न बोलोगे। क्या बोलोगे उसको, न्यूबॉर्न। अब देखना है कि हमने जो माइलस्टोन हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो न्यूबॉर्न के अंदर कौन से डेवलपमेंट होते हैं। जो डेवलपमेंट मैंने पहले बताया था फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे। जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसके अंदर ये अपना जो पर्टिकुलर जो एरिया है, ये एरिया कौन सा वाला है, फिजिकल ग्रोथ। कौन सा वाला है, फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, ठीक है। और पहली बात मैं आपको बताऊं कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछते हैं कि डायरेक्ट ही क्या कि माइलस्टोन के वजह पूरा माइलस्टोन लिखिए बच्चे का, ऐसा नहीं पूछा जाता है। पर्टिकुलर आपको एज दी जाएगी कि डिफाइन एज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपको डिफाइन करना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपको प्रिंसिपल लिखना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। फिर साथ में क्या लिखा होगा, एंड डिस्क्राइब द माइलस्टोन ऑफ 1 ईयर। जो 1 ईयर का जो बच्चा है उसके माइलस्टोन आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है या एक्सप्लेन करना है, या बोल सकते हैं कि 1 से 2 बोल सकते हैं टोडलर वाली जो एज है उसका माइलस्टोन लिखना है। मतलब टोडलर वाली एज कौन सी कहलाती है, 1 से लेकर 3 ईयर तक के बच्चों को क्या बोलते हैं, टोडलर बोलते हैं। तो एक पर्टिकुलर एज के बारे में माइलस्टोन पूछते हैं। तो आपको माइलस्टोन याद रखना है, आपको समझना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा, आपको माइंड में फिट करनी है। इसका कोई याद करने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको जैसे जैसे बता रहा हूँ उसके अंदर माइंड के अंदर मतलब एक तरीके से इसको बार बार पढ़ोगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो अपन फर्स्टली अपन देखेंगे न्यूबॉर्न के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, न्यूबॉर्न के बारे में। तो फर्स्टली बात करते हैं फिजिकल ग्रोथ की बात कर सकते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि जो वेट होता है, फर्स्टली वेट की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं अपन, वेट की बात करते हैं। जो न्यूबॉर्न जो होता है, बच्चा जब बर्थ लेता है, जो नॉर्मल वेट कितना होता है, 2.5 kg होता है साहब। क्योंकि 2.5 किलो से लेकर 3 किलो के बच्चा जो नॉर्मल होता है, वो जो टर्म कंडीशन होता है 37 वीक से लेकर 40 वीक के बीच में जब बच्चा जन्म लेता है और उसका वेट 2.5 kg से 3 kg तक होता है, वो बच्चा क्या कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है। उसका वेट क्या है, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है, नॉर्मल है। अगर 2.5 kg से लेकर 3 kg तक का जो बच्चा हुआ है उसका वेट क्या है, नॉर्मल। तो एवरेज बर्थ वेट न्यूबॉर्न इन द 2.5 kg, जो न्यूबॉर्न होता है जब बर्थ लेता है उसका वेट जो होता है 2.5 kg होती है, एवरेज की बात है। परफेक्शन नहीं आता ना, परफेक्शन नहीं बता रहा, परफेक्ट नहीं बता रहा मैं, 2.5 kg ही होना चाहिए। एवरेज बता रहा हूँ कि 2.5 किलो का तो होना ही होना चाहिए। मतलब 2.5 किलो से लेकर 3 किलो तक का बच्चा होना ही होना चाहिए। इट डिक्रीज बाई 10% इन फर्स्ट डे ऑफ लाइफ एंड देन इंक्रीज। बच्चा 10% क्या होता है, फर्स्ट डे मतलब बच्चा जन्म लिया, ठीक है, बच्चा जन्म लेने के बाद 10 दिन के अंदर फर्स्ट जो 10 दिन होते हैं, मतलब मान लो कि 11 तारीख को बच्चे का जन्म हुआ तो 20 तारीख तक 21 तारीख तक की बात कर सकते हैं, बच्चे का जो वेट होता है वो 10% क्या होता है, कम होता है। 10% क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या होता है, किडनी प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पाती है, तो एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा होता है, डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता,
स्टूल बहुत ज़्यादा पास आउट होता है, तो बच्चे का न्यूट्रिशन क्या नहीं कर पाता, एब्जॉर्व नहीं कर पाता, तो जिसके कारण क्या होता है 10% क्या होता है बॉडी वेट क्या होता है लॉस हो जाता है। देन पर आफ्टर में क्या होता है उसका इंक्रीज होना स्टार्ट करता है, बच्चे का बर्थ क्या होता है, बच्चे का जो वेट होता है वो ऑटोमेटिक क्या होता है बढ़ना स्टार्ट होता है। पर क्या होता है 10% कम होता है कब, जो बॉर्न होने के बाद विद इन 10 डेज के अंदर जो होता है उस कंडीशन के अंदर जो 10% क्या होता है उसके अंदर 10% क्या होता है कम हो जाता है। देन उसके बाद क्या होता है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो बर्थ वेट ऑफ न्यू बॉर्न 2.5 kg, इट डिक्रीज बाय 10% इन फर्स्ट 10 डेज कि अपना इट डिक्रीज हो 10% द फर्स्ट डे ऑफ लाइफ एंड देन क्या होता है इंक्रीज होता है। वो ये फिजिकल डेवलपमेंट में पहली किसकी बात करें मैंने, वेट की बात करें। वेट समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लेंथ की बात करते हैं कि लेंथ कितनी होती है नॉर्मल बच्चे की। लेंथ होती है नॉर्मल बच्चे की जो लेंथ होती है वो 45 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक का जो होती है वो क्या होती है नॉर्मल होती है। बच्चा अगर 37 वीक से लेकर 40 वीक के बीच में हुआ है, टर्म कंडीशन में हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपने 36 वीक के अंदर बच्चा मतलब मानो 35 वीक के अंदर बच्चा हो गया तो मतलब क्या है उसके अंदर वो बच्चा में क्या प्री मैच्योर हो सकता है, क्या हो सकता है प्री मैच्योर हो सकता है, बच्चे की हाइट भी कम हो सकती है, बच्चे का वेट भी कम हो सकता है। 37 वीक से लेकर 40 वीक्स तक अगर कम बच्चा हुआ, अगर मान लो तब भी बच्चे की 45 या 50 से वीक की लेंथ नहीं होती है, उससे भी कम होती है, वेट कम होता है, तो वो किसके कारण हो रहा है, मदर की न्यूट्रिशन प्रॉपर ना मिलने के कारण। बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, बच्चे का प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हुआ अंदर एब्डोमेन के अंदर, वो डिपेंड करता है न्यूट्रिशन के ऊपर, जो टैबलेट्स जो मेडिसिन है उसके ऊपर डिपेंड करता है नहीं करता, करता है, तो वो कंडीशन अलग आ जाती है। पर अगर 37 वीक से लेकर 40 वीक हो गया और उसका लेंथ जो होती है नॉर्मल कितनी होती है 45 से लेकर 50 सेंटीमीटर उसकी लेंथ नॉर्मल होती है, तो एट बर्थ द लेंथ ऑफ न्यूबॉर्न कितनी होती है 45 से 50 सेंटीमीटर, 45 से लेकर 50 सेंटीमीटर होता है। इंक्रीज कब होती है, इट इंक्रीज अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ। स्टार्टिंग के 6 महीने तक जो लेंथ होती है वो 2 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से क्या होती है बढ़ती है। कब तक, जो फर्स्ट जो 6 मंथ होते हैं उसके अंदर 2 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर तक क्या होती है बच्चे की हाइट क्या होती है बढ़ती है। 2 से 2.5 सेंटीमीटर, पर्टिकुलर 2 नहीं बोल रहा मैं, पर्टिकुलर 2.5 नहीं बोल रहा, कि 2 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर तक बच्चे की क्या होती है फर्स्ट 6 मंथ क्या होता है उसकी हाइट बढ़ती है। हेड सर्कमफ्रेंस की बात करें अपन कि एट बर्थ इट इज द अप्रोक्सीमेटली अपन बात कर सकते हैं बच्चे जब जन्म लेता है तो उसका हेड सर्कमफ्रेंस अपन मेजर करते हैं। ये मैं सब चीज़ आपको मैं बता चुका हूँ हर चीज़ के अंदर, ठीक है ना। मैंने आपको वैसे पर्टिकुलरली हेड सर्कमफ्रेंस वेट अपन जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट किया था तो उसके अंदर मैंने पर्टिकुलर नॉर्मल जो इसका जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है बच्चे का नॉर्मली वो आपको मैं बता चुका हूँ, फिर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ इसके अंदर जो आप अच्छे से देखिए। तो हेड सर्कमफ्रेंस जो होता है बच्चे का मेजर करेंगे अपन पूरे चारों 4 हेड से लेकर अपन पेट साइड से लेकर अपन मेजर करेंगे तो उसका जो मेजरमेंट करेंगे तो उसका मेजर जो आएगा वो आएगा 33 से 35 सेंटीमीटर। कौन से वाले बच्चे की बात करें अपन, नॉर्मल बच्चे की बात करते हैं। जो टर्म बच्चा होता है उसके अंदर जो होती है तो नॉर्मल जो हेड सर्कमफ्रेंस होता है वो 33 से लेकर 35 सेंटीमीटर तक होता है, और जो इंक्रीज रेट होता है 5 सेंटीमीटर पर मंथ तो क्या होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ। जो स्टार्टिंग के 6 महीने होंगे उसके अंदर जो हेड सर्कमफ्रेंस है वो कितना बढ़ेगा 1.5 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है एट द बर्थ, तो आपको मैं यही बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर यही लिखा हुआ है कि एट बर्थ इट इज अप्रोक्सीमेटली 33 से 35 सेंटीमीटर, इंक्रीज एट रेट 1.5 सेंटीमीटर पर मंथ ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ, ठीक है। तो हेड सर्कमफ्रेंस समझ में आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन चेस्ट सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं। चेस्ट सर्कमफ्रेंस जो होता है वो भी कितना होता है 33 से 35 सेंटीमीटर के बीच अप्रोक्स होता है। सॉरी, चेस्ट सर्कमफ्रेंस यहाँ पर चेंज कर लीजिए, 31 से लेकर 33 सेंटीमीटर होता है, मतलब 33 से 35 नहीं होता, वो होता है 31 से 33 सेंटीमीटर, मतलब हेड सर्कमफ्रेंस से क्या होता है थोड़ा कम होता है। तो आप चेस्ट सर्कमफ्रेंस जो 33 की जगह लिख रहे हो 31 और 35 की जगह लिख रहे हो 33, तो 31 से लेकर 33 सेंटीमीटर तक क्या होता है चेस्ट सर्कमफ्रेंस रहता है। बट अपन जो 1 ईयर तक का बच्चा की जो होते हैं हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस क्या होता है इक्वल हो जाते हैं, वो आपको मैं बताऊंगा बाद में।
ठीक है। अब बच्चे की देखेंगे कि अगर बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी पल्स रेट कितनी होती है। पल्स रेट उसकी होती है 130 पर मिनट के हिसाब से होती है। कितनी होती है? 130 क्या होती है? पर मिनट के हिसाब से होती है। माइनस प्लस क्या होती है? 20 ऊपर भी जा सकती है, 20 कम भी हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं कि 120 हो जाए, ऐसा नहीं है। माइनस प्लस का मतलब कि इसके माइनस प्लस के 150 भी हो सकती है, 150 से 130 भी हो सकती है पर मिनट के हिसाब से। तो इसमें 20 का माइनस प्लस चलता रहता है। 134 भी हो सकती है, 135 भी हो सकती है, 140 भी हो सकती है, तो पर्टिकुलर नहीं है। और 130 से लेकर 150 के आसपास इसकी क्या होती है? पल्स रेट होती है न्यूबॉर्न बच्चे की। और रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है? 35 होती है, प्लस माइनस 10 होती है, मतलब 10 आगे पीछे होती है। तो 35 क्या होती है? पर मिनट के हिसाब से क्या होती है? 35 पर मिनट के हिसाब से रेस्पिरेशन होती है। किस कौन से बच्चे के अंदर? न्यूबॉर्न वाले बच्चे के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? न्यूबॉर्न वाले बच्चे के अंदर। ठीक है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है बच्चे का? जन्म ले लिया बच्चे ने, उसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 80/50। 80 क्या होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। 50 क्या होता है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ऊपर जो सिस्टोलिक उसमें 20 का प्लस माइनस होता है, और जो डायस्टोलिक होता है उसका 10 का माइनस प्लस होता है। mm/Hg जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है न्यूबॉर्न का, वो 80/80 होता है, 80/50 mm/Hg होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक तो आपको वेट का पता चल गया कि 2.5 kg नॉर्मल वेट होता है। लेंथ 45 से लेकर 50 सेंटीमीटर होता है। हेड सर्कमफ्रेंस 33 से 35 सेंटीमीटर होता है। चेस्ट सर्कमफ्रेंस 31 से 33 सेंटीमीटर होता है। पल्स रेट हो जाती है 130 से लेकर 150 के बीच में होती है। रेस्पिरेशन लेंथ 35 से आगे तक 40 भी हो सकती है। ठीक है, 30 भी हो सकती है, तो आगे पीछे हो जाती है। ब्लड प्रेशर होता है वो 80/50 mm/Hg होती है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सेस की। रिफ्लेक्सेस कौन कौन से अपीयर हो जाते हैं न्यूबॉर्न के अंदर? द बेबी हैज यू वेल डेवलप शकिंग रिफ्लेक्स। अगर बच्चा वेल डेवलप हुआ है 37 से लेकर 40 के बीच में अगर बच्चा हुआ है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? सकिंग रिफ्लेक्स डेवलप होगा। कौन सा रिफ्लेक्स डेवलप होगा? सकिंग रिफ्लेक्स। सकिंग रिफ्लेक्स के बारे में मैंने आपको बता रखा है नहीं क्या? अब मैंने बताया था कि जब रिफ्लेक्सेस क्यों पढ़ा है मैंने, क्योंकि माइलस्टोन के बीच में रिफ्लेक्सेस ज़रूर आते हैं। अगर मैं आपको बोलता है कि सकिंग रिफ्लेक्स यहाँ पर क्या होता है? अपीयर हो जाता है, डेवलप होता है, आपने रिफ्लेक्सेस पढ़े ही नहीं है, तो आपको कहते हैं पता लगता है कि सकिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, सलोइंग रिफ्लेक्स क्या होता है। तो आप वापस जाइए अपने जो रिफ्लेक्सेस के चैप्टर में पढ़ाया था उसमें देखिए कि सकिंग रिफ्लेक्स क्या होता है। उसके अंदर देखिए सकिंग रिफ्लेक्सेस के मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि उसमें मैंने बताया था कि बच्चा टचिंग करता है लिप्स को और प्लेसिंग समथिंग को क्या बेबी का माउथ में लेता है। माउथ में लेने के बाद लिक्विड को क्या होता है? माउथ के क्रिएट वैक्यूम करता है। वैक्यूम करेगा तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? सकिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो बच्चे के अंदर क्या डेवलप होता है? सकिंग रिफ्लेक्स डेवलप होता है, जो क्या होता है? ये बर्थ के अंदर होता है अपीयर, और ये परसिस्टेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी, और ये कंटिन्यूस चलता है जब तक क्या होता है? जब मतलब एक तरीके से इन्फेंसी जब तक क्या होता है? बच्चा क्या होता है? इन्फेंसी तक मतलब कंटिन्यूस रहता है। वैसे तो कंटिन्यूस है, पर एक पर्टिकुलर एक एज होती है कि उसके अंदर वो समझना स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर रूटिंग रिफ्लेक्स की बात है। रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है? बच्चे के अगर मान लो चिक पर मारते हैं, या बोल सकते हैं अपन जो लिप्स के जो कॉर्नर पे अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव टच करते हैं तो बच्चे का क्या होता है? हेड ऑटोमेटिकली टर्न होता है, वो उसको माउथ में ले लेता है और एज ए लाइक ऑफ निप्पल की तरह वो क्या करने लग जाता है? शक करने लग जाता है। तो वो कौन सी कंडीशन कहलाएगी? वो रूटिंग रिफ्लेक्सेस कहलाएगा। कौन सी कंडीशन कहलाएगी? रूटिंग रिफ्लेक्सेस कहलाएगा। तो सकिंग रिफ्लेक्सेस डेवलप हो जाता है, रूटिंग रिफ्लेक्सेस डेवलप हो जाता है, सॉलोइंग रिफ्लेक्सेस, सॉलोइंग बच्चा निगलना स्टार्ट हो जाता है। वो कौन से अंदर होता है? वो ही न्यूबॉर्न के अंदर हो जाता है। एंड बेबी आल्सो हैज मोरो रिफ्लेक्सेस, टॉनिक नेक रिफ्लेक्सेस भी क्या हो जाते हैं इसके अंदर? अपीयर हो जाते हैं। कौन से रिफ्लेक्सेस? एक तो मोरो रिफ्लेक्सेस अपीयर हो जाता है, और एक टॉनिक नेक रिफ्लेक्स क्या होता है? अपीयर हो जाता है। जब बच्चे को अगर लाउड वॉइस के अंदर अगर क्या होता है, आप कोई भी चीज़ को लाउड वॉइस चिल्लाते हैं और सडनली चेंज कर देते हैं, कोई भी बात कर सकते हैं कि एक्सट्रीमिटीज़ को एक तरीके से बोल सकते हैं अपन। दिखाता हूँ एक बार मोरो रिफ्लेक्सेस क्या होता है, मैं आपको वापस रिफ्लेक्सेस के अंदर लेके जाता हूँ। मोरो रिफ्लेक्सेस किसे कहते हैं दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। देखिए, देखो इसके अंदर मैंने मोरो रिफ्लेक्सेस बताया हुआ नहीं बताया। बच्चे को अगर मान लो कोई लाउड वॉइस हो, या बोल सकते हैं अपन कोई सडनली उसकी जो पोजीशन चेंज करता है, जाना छोड़ देते हैं, तो बच्चे के जो एक्सट्रीमिटीज़ है, जो बोल सकते हैं अपन एक्सट्रीमिटीज़ को कहता है, उसको अबडक्शन कर लेता है। सडनली एक्सटेंशन अबडक्शन कर लेता है। एकदम से क्या होता है? वो हाथों को, पंजों को क्या कर लेता है? वो खोल लेता है। इस तरीके से वो क्या करता है? अचानक से वो क्या खोल लेता है? एक्सट्रीमिटीज़ को क्या करता है? चारों तरफ से फैलाते लेता है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मोरो रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? मोरो रिफ्लेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया था टॉनिक नेक रिफ्लेक्स की बात
बात करते हैं अपन, तो ये तो जो मोरो रिफ्लेक्स होता है वो बर्थ के अंदर क्या होता है, अपीयर होता है, और 3 से 4 मंथ के अंदर क्या होता है, ये होता है एक तरह से डिसअपीयर हो जाता है। और अपन बात करेंगे टोनिक नेक रिफ्लेक्स की बात करते हैं, वो क्या होता है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो टोनिक नेक रिफ्लेक्स में अपन देखेंगे इसके अंदर जब बच्चे का जिस साइड हेड होगा तो जो उसके अपोजिट साइड जो एक्सट्रीमिटीज होंगी वो भी क्या होगी, उसी हेड के साइड में होगी। उसे कौन सा रिफ्लेक्सेस बोलते हैं, उसे टोनिक नेक रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। ठीक है, तो अपन दिखाता हूँ मैं आपको इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने दिखाया था कि इसके अंदर वो जो बेबी हो जाए उसके अंदर मोरोटोनिक नेक रिफ्लेक्स होता है, मतलब एक तो टोनिक नेक रिफ्लेक्स मैंने बताया था वो तो अलग है, वो तो सेकंड मंथ के अंदर क्या होता है, अपीयर होता है। पर ये मोरोटोनिक नेक रिफ्लेक्स है वो कौन से एज के अंदर अपीयर हो जाता है, बर्थ के अंदर अपीयर हो जाता है। तो ये इसमें क्या होता है, बच्चे को कोई लाउड वॉइस में या बोल सकते हैं अचानक से उसको नीचे की ओर छोड़ देते हैं, उस कंडीशन के अंदर बच्चे क्या होता है, जो अबडक्शन या क्या होता है, मतलब एक तरीके से क्या होता है, जो एक्सट्रीमिटीज़ है वो एक्सट्रीमिटीज़ क्या होती है, एक तरीके से ओपन हो जाती है। उसके जो पंजे हैं वो हाथ के और क्या होते हैं, चारों तरफ से टांगे होती है, वो लेग्स होते हैं, वो हैंड्स होते हैं, वो फैल जाते हैं। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मोरो रिफ्लेक्स बोलते हैं। जब ये कौन से डेवलपमेंट स्टार्ट होते हैं, अब देखो न्यूबॉर्न के अंदर दो मैंने कौन से रिफ्लेक्सेस बताए, मैंने बताया इसके अंदर सकिंग रिफ्लेक्सेस डेवलप होता है, रूटिंग रिफ्लेक्सेस डेवलप होता है, सॉलोइंग रिफ्लेक्सेस डेवलप होता है, और आल्सो मोरोटोनिक रिफ्लेक्स क्या होता है, नेक रिफ्लेक्स क्या होता है, इसके अंदर डेवलप हो जाता है। मतलब एक तरीके से क्या होता है, अबडक्शन हो जाता है, एक्सट्रक्शन हो जाता है, उस कंडीशन एक्सट्रूजन हो जाता है उसके। अब एक रिफ्लेक्सेस और है एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स, क्या होता है इसके अंदर अपीयर होता है एक और। कौन सा रिफ्लेक्स अपीयर होता है, एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स अपीयर होता है। मतलब क्या होता है इसके एक्सट्रूजन अपीयर रिफ्लेक्स के अंदर, बच्चे को कोई भी अगर स्पून के थ्रू अपन या कोई ऑब्जेक्टिव के थ्रू अपन उसको क्या कुछ भी चीज़ खिलाते हैं तो बच्चा बाहर की ओर निकालता है, मतलब टंग को ले जाकर बातों पर टच करके उस बाहर की ओर क्या करते हैं, वॉमिट की तरह कर देता है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स। तो इसके अंदर न्यूबॉर्न के अंदर जो रिफ्लेक्सेस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसलिए आप एक बार रिफ्लेक्सेस के बारे में दोबारा देखिए। और उसके अंदर सकिंग रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, सॉलोइंग ऑन बेबी, आल्सो मोरोटोनिक नेक रिफ्लेक्स भी आप देखिए, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि ये कंडीशन कैसे कैसे अपीयर होती है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चे की, बात करते हैं मोटार डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये तो बात करती है फिजिकल डेवलपमेंट, तो इसमें फर्स्टली अपन देखेंगे ग्रोस मोटार की बात करते हैं। तो ग्रोस मोटार में बताया था कि केवल जो मोबिलिटी होती है वो क्या करती है, इंक्रीज होती है, मतलब एक तरीके से पर्टिकुलर अपने बोल सकते हैं फिजिकली इंक्रीज होता है। फिजिकली बोल सकते हैं बॉडी जो ओवरऑल बॉडी की बात करें अपन, जो चाइल्ड बच्चे की कंट्रोल जो सब कुछ क्या होता है बढ़ जाता है। तो फर्स्टली जो होता है कि मूवमेंट्स की, मतलब एक तरीके से जो भी मूवमेंट्स होते हैं वो किसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, ग्रोस मोटार में इंक्लूड हो जाते हैं। तो लाइज इफ फ्लेक्स पोजिशन विथ हैंड क्लिंच, बच्चा क्या करता है, जब न्यूबॉर्न बच्चा का देखा होगा आपने, मुट्ठी बंद करके रखता है। क्या करके रखता है, मुट्ठी बंद करके रखता है। लाइज इज फ्लेक्स पोजीशन, बिल्कुल फ्लेक्स पोजीशन होगा विद द, मतलब बच्चा बिल्कुल आसानी से लेटा होगा, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होगा, बच्चा का बिल्कुल सो रहा होगा तो बिल्कुल फ्लेक्स पोजीशन में लेटा होगा, पर साथ में क्या हो रहा होगा, उसका हैंड क्लिंच होंगे, मतलब मुट्ठी की तरह बंद होंगे। वो ये मैं आपको दिखाता हूँ, बच्चा बिल्कुल फ्लेक्स होकर सो रहा है पर उसकी मुट्ठी क्या हो रही है, उसकी बंद हो रही है। वो कौन सी कहते हैं, मतलब एक तरीके से बात करेंगे वो कौन से मोटार के अंदर बात कर रहे हैं अपन, ग्रोस मोटार के अंदर बात कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से कौन तरीके का मूवमेंट हो रहा है कि मुट्ठियाँ बंद हो रखी है, दोनों हाथों की मुट्ठी बंद हो रखी है। वो कौन से, मतलब एक हाथ क्या हो रखे हैं, क्लिंच हो रखे हैं, मतलब एक तरीके से उन्होंने क्लोज कर रखे हैं। वो उसके अंदर होता है, वो न्यूबॉर्न के अंदर होता है। ये डेवलपमेंट क्या है, एक परफेक्ट डेवलपमेंट है। टर्न हेड व्हेन द प्रोन पोजीशन, अगर बच्चा प्रोन पोजीशन में लेटा होता है, उल्टा लेटा होता है, सीधा सुपाइन पोजीशन में नहीं, प्रोन पोजीशन में बच्चा लेटा होता है, तो उसका हेड क्या होता है, टर्न रहता है एक साइड में। किस साइड में टर्न रहता है, एक साइड, कोई सी भी साइड हो उस साइड में टर्न रहता है। तो ये कंडीशन क्या है, नॉर्मल ग्रोस मोटार डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन फाइन मोटार की बात करेंगे कि बच्चा जब न्यूबॉर्न बच्चा है उसके अंदर फाइन मोटार किस तरीके से होगा। फाइन मोटार के अंदर बात करते हैं इसमें ग्रास रिफ्लेक्स इज स्ट्रॉन्ग। अब कैसे पता लगा इसमें ग्रास रिफ्लेक्स स्ट्रॉन्ग, मतलब किसी फाइन मोटार मतलब स्पेसिफिक कोई भी ऑब्जेक्टिव, मतलब यहाँ पर तो बच्चे ने क्या कर रखी थी, मुट्ठी बंद कर रखी थी, भले कुछ भी हो, भले वो है कुछ भी ऑब्जेक्टिव हाथ में हो या ना हो, उससे कोई फायदा नहीं होता, उससे कोई पर्टिकुलर कोई वो नहीं है। पर इसने क्या किया, फाइन मोटार में क्या है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव आ गया तो उसने क्या हो गया, उसके अंदर क्या डेवलपमेंट हो गया, ग्रास रिफ्लेक्स क्या हो गया, उसके अंदर डेवलपमेंट हो गया, ग्रास रिफ्लेक्स स्ट्रॉन्ग हो गया। उसने क्या कर लिया, उस ऑब्जेक्टिव को क्या कर लिया, उसने टाइटली पकड़ लिया। जैसे इसके अंदर देखो कि इसने इस चीज़ को क्या कर लिया, इसने अंगुली के अंदर, इसको अंगुली को क्या कर लिया, इसने अपनी मुट्ठी में ले लिया, एक तरीके से पकड़ लिया। वो कंडीशन कौन सी कहलाएगी, ग्रास रिफ्लेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, ग्रास रिफ्लेक्स कहलाएगा। ग्रास रिफ्लेक्स स्ट्रॉन्ग हो जाता है इस कंडीशन के अंदर, जिससे फाइन मोटर स्पेसिफिक क्या कर लिया उसने,
उस ऑब्जेक्टिव को उसने पकड़ लिया, वो क्या कहलाएगा, ग्रास रिफ्लेक्स कहलाएगा या फाइन मोटर कहलाएगा। बेबी कैन ग्रास एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन द हैंड बट ड्रॉप्स इट्स इमीडिएटली। बच्चा ग्रास रिफ्लेक्स तो स्ट्रांगली कर लिया, इसने फिर साथ साथ में क्या हो गया, बच्चा प्लेस जो हाथ पर हैंड पकड़ रखा है उसने वो पकड़ रखा है, तो अचानक क्या कर सकता है, वो छोड़ सकता है, अचानक उस ऑब्जेक्टिव को वहां से क्या कर सकता है, छोड़ सकता है। ड्रॉप आउट द इमीडिएटली, वो उस जगह से ऑब्जेक्टिव उंगली पकड़ ली, उसने पकड़ तो ली टाइटली, पर वो तुरंत छोड़ सकता है। कौन सी एज की बात कर रहे हैं अपन, न्यूबॉर्न के अंदर। तो फाइन मोटर एक पर्टिकुलरली उसने क्या कर लिया, उसने ऑब्जेक्टिव को स्ट्रांगली पकड़ तो लिया, पर वो कभी भी उसको क्या कर सकता है, छोड़ सकता है। तो इस तरीके से क्या है, उसका नॉर्मल ग्राइंड क्या हो रहा है, उसका मोटर डेवलपमेंट क्या हो रहा है, उसका अच्छे से चल रहा है। नेक्स्ट सेंसरी डेवलपमेंट में प्रोटेक्टिव ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स ऑफ प्रेजेंट। बच्चे की आंखों के सामने कोई भी ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, कुछ भी आप मान ताली बजाओगे, उसको अचानक से हाथ आंखों के सामने कुछ निकालोगे ऑब्जेक्टिव, तो क्या करेगा बच्चा, ब्लिंक करेगी उसकी आइज, क्या करेगी उसकी आइज, ब्लिंक करेगी। तो उसके मतलब एक तरीके से क्या ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स क्या हो रहा है, बिल्कुल प्रॉपर हो रहा है, मतलब तरीके से आंखें क्या कर रही है, ब्लिंक कर रही है, प्रोटेक्ट करने के लिए, आइज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रही है, वो ब्लिंक कर रही है। नेक्स्ट है नोटिसेस फेस एंड ब्राइट ऑब्जेक्टिव। कोई भी फेस हो, कोई भी नया चेहरा हो, कुछ भी दिखाई दे उसको, एंड ब्राइट ऑब्जेक्टिव, कोई भी चमकती हुई चीज़ दिखाई दे उसको क्या करता है, वो नोटिस करता है कि ये चेहरा या बोल सकता है, या कोई भी ब्राइट जो चमकती हुई चीज़ है उसको क्या करता है बच्चा, नोटिस करता है। वो सेंसरी डेवलपमेंट उसका क्या होता है, प्रॉपरली चल रहा है। ठीक है, तो ये सेंसरी डेवलपमेंट का समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं अपन, लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो इसमें स्टार्टर्स टू लाउड नॉइसेस, बच्चा क्या करता है, लाउड नॉइसेस में क्या होता है, डर जाता है, डराता है, एक तरीके से चीखता है, बहुत तरीके से वो डर जाता है उस कंडीशन के अंदर, लैंग्वेज के अंदर। रेस्पॉन्ड टू ह्यूमन वॉइस, अगर आप बोलोगे कि बेटा कैसे हो, बोलोगे नहीं बोलोगे, एक्टिविटीज करोगे, बेटा हंस के दिखाओ, बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बोलोगे। आप उससे बातें करोगे तो बच्चा क्या करेगा, रेस्पॉन्ड करेगा, भली वो आईज से करे या भली वो हंस स्माइल करे या कुछ भी करे, वो कंडीशन में क्या करेगा बच्चा, क्या करेगा उस चीज़ का क्या करेगा, वो रेस्पॉन्स करेगा। तो वो किसके अंदर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके सेंसरी डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा, ओ सॉरी लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा, लैंग्वेज, मतलब आपने क्या किया उसको, आपने उसको आवाज़ दी, ह्यूमन वॉइस दिया, रेस्पॉन्ड किया उसका ह्यूमन वॉइस का। आपने बोला कि कैसे हो, तो क्या करेगा, हैं, तो ऐसे मतलब क्या एक तरीके से अपन बोलते हैं, नहीं बोलते हैं कि बोल रहा है, मतलब ये बहुत अच्छा है। तो ह्यूमन का क्या करता है, रेस्पॉन्ड करता है कोई भी वॉइस का, वो समझता कुछ भी नहीं है, वो जानता कुछ भी नहीं है, पर उस चीज़ का भी क्या करता है, फिर भी वो रेस्पॉन्ड करता है। तो उसके तरह क्या हो रहा है, इसका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है। मैक्स कंफर्ट साउंड ड्यूरिंग फीडिंग, उसके अंदर जब ड्यूरिंग फीड करता है बच्चा, बेबी क्या करता है, फीडिंग कर रहा है, तो उसके अंदर क्या होता है, साउंड क्या होती है, साउंड बोलती है, वो कंफर्ट होती है। एंड बीइंग टू कू, उसके अंदर क्या होती है, बच्चे के अंदर जब स्टार्टिंग होता है न्यू बंदे का, वो कू आवाज निकालता है, ऐसे कू कू, इस तरीके की क्या करता है, वो आवाज़ निकालता है। तो ये बच्चे क्या होता है, ये न्यू बॉर्न के बच्चे क्या होते हैं, जो नॉर्मल डेवलपमेंट होता है। तो इसके अंदर मैंने मोटार डेवलपमेंट बताया। मोटार डेवलपमेंट में होता है जो ग्रोस मोटार होता है, फाइन मोटार होता है। ग्रोस मोटार में जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, फाइन मोटार में उसने ग्रास्प स्टार्ट कर दिया। सेंसरी डेवलपमेंट है, ओनली ब्लिंकिंग यूज कर रहा है और ब्राइट लाइट की तरफ देख रहा है। लैंग्वेज डेवलपमेंट वो साउंड निकालता है, और कोई भी फीडिंग की नॉर्मल साउंड होती है, नॉइस के और ह्यूमन वॉइस को क्या करता है, पहचानने की कोशिश करता है। वो कौन सी कंडीशन में आती है, न्यूबॉर्न के अंदर आती है। ठीक है, तो न्यूबॉर्न के अंदर फिजिकल डेवलपमेंट था और मोटार डेवलपमेंट था, जिसे बोल सकते हैं अपन जो नॉर्मल डेवलपमेंट था, आपको मैंने इसके बारे में बता चुका हूँ। न्यूबॉर्न की जो नॉर्मल कंडीशंस होती है, तो ये मैंने बताया था जो क्लिंच करता है ये वाली कंडीशन, और ग्रास रिफ्लेक्सेस मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, थोड़ा लंबा खिंच गया है इंट्रोडक्शन पार्ट इसका, और न्यूबॉर्न का मैंने आपको माइलस्टोन के बारे में बता दिए। ऐसे जैसे मैंने आज आपको माइलस्टोन का बताया, आपको न्यूबॉर्न का, ऐसे अपन पर्टिकुलरली पर मंथ के हिसाब से अपन 18 ईयर तक के बच्चों को क्या करेंगे, माइलस्टोन के बारे में एक एक का पहचानेंगे, कौन सी एक्टिविटीज़ कब होती है, किस तरीके से होती है, अपन इसके अंदर अपन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, इसको अच्छे से समझिए, सुनिए, इसको एक एक वर्ड हमें जो बोला है उसको अच्छे से सुनिए और नोट्स कंटिन्यू लिखते चलिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।